हेलो एवरीवन। टेस्ट सीरीज फॉर यूपी पीसीएस 2025 पीसीएस अभ्यास की तरफ से दिया हुआ टेस्ट सीरीज है जो अ, पहला है इसमें कि डेक्कन पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना है। तो इसका आंसर है पहले का बी। समय कम है इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और आंसर ही देखेंगे। तो पहला निम्नलिखित में से कौन सा नदी तंत्र भारत के महाद्वीप जल निकासी का हिस्सा है। तो यहाँ पे दूसरे का सी गोदावरी नदी। अगला थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर तीसरे का ए यानी कि राजस्थान। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उत्तर पूर्वी राज्यों में बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण है। तो यहाँ पे चौथे का सी यानी कि अधिक वर्षा और नदी तंत्र। अगला है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है। तो यहाँ पे पांचवे का बी 8 मिनट। निम्नलिखित शहरों को अक्षांशीय मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे छठे का ए 1 2 4 3। तो पहले नई दिल्ली, फिर बीजिंग, और फिर न्यूयॉर्क, और फिर रोम। इसके अक्षांशीय मान भी है। तो नई दिल्ली 28 डिग्री 38 उत्तर, बीजिंग 39 डिग्री 55 उत्तर, रोम 41 डिग्री 54 उत्तर, और न्यूयॉर्क 40 डिग्री 45 उत्तर की तरफ। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन अक्षांश और देशांतर प्रणाली के बारे में सही है। तो यहाँ पे सातवें का सी दो समानांतर अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अगला 180 डिग्री देशांतर को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आठवें का सी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के बारे में सही है। तो यहाँ पे नवे का सी कुल समानांतर अक्षांश की संख्या 179 है। कच्चल द्वीप जो निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है ने नए सहस्त्राब्दी मिलेनियम की किरणों को सबसे पहले देखा। इसका कारण इसका स्थान है। इसका अनुमानित देशांतर क्या है। यहाँ पर 10वें का बी 93 डिग्री 94 डिग्री पूर्व। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किस बिंदु पर अधिकतम होती है। यहाँ पर 11 का सी भूमध्य रेखा। अगला हमारा 12 नंबर सवाल भारत की मुख्य भूमि निम्नलिखित अक्षांशों देशांतरों के बीच विस्तारित है। तो यहाँ पर 12 का ए 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ से 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन शून्य रेखा के स्थान को सही रूप में वर्णित करता है। तो यहाँ पे 13 का सी यह शून्य रेखा है जो ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर गुजरती है। अगला पृथ्वी के अक्षांशों के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 14 का सी भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित और पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है। पृथ्वी के अक्षांशों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 15 का सी भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है। अगला भारतीय क्षेत्र की दक्षिणी सीमा किस अक्षांश तक विस्तारित है। तो 16 का बी 6 डिग्री 45 नॉर्थ। अगला 16 नंबर के सवाल के बाद 17 भारत के भौतिक विभाजनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 17 का डी 1 2 3। गंगा का मैदान मुख्य रूप से एक अलुवियल क्षेत्र है जो गंगा और इसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। हिमालय क्षेत्र गहरी घाटियों और उच्च पर्वत श्रृंखलाओं से बना है जिसमें टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण महत्वपूर्ण भूकंपीय गतिविधि होती है। दक्कन पठार ज्यादातर ज्वालामुखी बेसाल्टिक चट्टानों से बना है और कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों से समृद्ध है। अगला निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस देश से गुजरती है। तो यहाँ पे 18 का ए भारत और सऊदी अरब। भारत और भौतिक विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 19 का ए 1 और 2 केवल। तो थार रेगिस्तान मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में स्थित है और इसमें बालू के टीले और बहुत शुष्क जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से अधिक ऊंचे और भारत के मानसून मौसम पैटर्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला भारत के भौतिक विभाजनों के बारे में निम्नलिखित जोड़ों में सही का विधान कीजिए। तो यहाँ पर 20 का जो है वो ए है 1 और 3 केवल। तो दक्कन पठार ज्वालामुखी उत्पत्ति और बेसाल्टिक चट्टान संरचनाओं के लिए जाना जाता है। गंगा का मैदान व्यापक अलूवियल मिट्टी का वाला क्षेत्र जो कृषि के लिए उपयुक्त है।
अगला, भारत का भौतिक विभाजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 21 का हमारा सी, यानी कि 1 2 3 तीनों ही जो है वो सही है। थार रेगिस्तान अत्यधिक शुष्कता वाला क्षेत्र है जिसमें बहुत कम वर्षा होती है, और यह अरावली श्रृंखला के पश्चिम में स्थित इंडो गंगा का मैदान उर्वर अलूवियल मिट्टी के लिए जाना जाता है, लेकिन मानसून की वर्षा के कारण बाढ़ का खतरा रहता है। पश्चिमी तटीय मैदान मुख्य रूप से असमतल होते हैं और व्यापक कृषि गतिविधियों का समर्थन करते हैं, लेकिन यह क्षेत्र चक्रीय तूफानों के लिए संवेदनशील है। अगला, भारत के भौतिक क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो यहाँ 22 का जो है वो बी है। 2 और 3 केवल। दक्कन पठार में खनिजों की भरमार है जिसमें कोयला, लौह अयस्क और मैंगनीज शामिल है, जो इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में से एक बनाते हैं। हिमालयी क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधि होती है क्योंकि भारतीय प्लेट और एशियाई प्लेट का टकराव होता है। इस तरीके से अगला, भारत के उत्तर मध्य पर्वतीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो यहाँ पर 23 जो है उसका ए है, यानी केवल ए। उत्तर मध्य पर्वतीय क्षेत्र हिमालय से घिरा हुआ है जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अगला, भारत के उत्तर मध्य पर्वतीय क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधि मुख्य रूप से किस कारण से होती है। तो यहाँ पर 24 का बी है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टेक्टोनिक प्लेटों की गति। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के उत्तर मध्य पर्वतीय क्षेत्र से उत्पन्न नहीं होती है। तो यहाँ पर 25 का डी, गोदावरी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर मध्य पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु को सही रूप से वर्णित करता है। तो यहाँ पर 26 का बी है। जलवायु मुख्य रूप से पर्वतीय और ठंडी होती है, उच्च आंचलिक इलाकों में हिमपात होती है। अगला, इसी तरीके से 27 नंबर प्रश्न को देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख खनिज संसाधन डेक्कन पठार में पाया जाता है जो उत्तर मध्य पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो 27 का जो आंसर है वो है बी, मैग्नीज। अगला, उत्तर मध्य पर्वतीय क्षेत्र भारत की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसके सामरिक महत्व में योगदान करते हैं। तो यहाँ पर 28 का बी है केवल, और 1 और 2 है। तो यह क्षेत्र चीन, नेपाल और भूटान के साथ एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। कठिन भौगोलिक विशेषताएं संभावित आक्रमणों के खिलाफ प्राकृतिक रक्षा प्रदान करती है। तो दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में निम्नलिखित तथ्य पर विचार करें। तो यहाँ पर 29 का ए है। 1 और 2 केवल। तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से भी पुराने हैं जो पश्चिमी तट के साथ एक सतत पर्वत श्रृंखला का निर्माण करते हैं। पूर्वी घाट खंडित और आकार में अनियमित है, पश्चिम घाट की तुलना में ऊंचाई कम है। अगला, इसी तरीके से 30, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर 30 का बी, पश्चिमी घाट। अगला, 31 नंबर सवाल, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में फैली हुई है। तो 31 का बी, 4। नीलगिरी पहाड़ियों निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखलाओं के संगम स्थल पर स्थित है। तो यहाँ पर 32 का ए, यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अगला, निम्नलिखित में से कौन मध्य भारत में सतपुड़ा पर्वतमाला की प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पर 33 का सी, एक विवर्तनिक हलचलों द्वारा निर्मित एक वलित पर्वत श्रृंखला है। भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 34 नंबर प्रश्न। 34 का डी, भारत में सबसे पहले सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है। तो ये कथन जो है वो सही नहीं है। अगला, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे 35 का सी, मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यहाँ पे 36 का बी, मणिपुर। निम्नलिखित स्थानों में किसमें जून माह में दिन की अवधि सबसे लंबी होगी। यहाँ पर 37 का डी, दिल्ली। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार उनके पड़ोसी देशों के साथ आरोही क्रम में निम्नलिखित है। यहाँ पर 38 का बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। विंध्य रेंज दक्षिण और मध्य भारत के निम्नलिखित पहलुओं में से किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर 39 का डी है, जो कि 1 2 3 दो तीनों ही सही है। फैन कथन, यह भारत के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के बीच एक प्राकृतिक विभाजन बनाती है, या गंगा और नर्मदा नदी प्रणालियों में के बीच जल विभाजन के रूप में कार्य करती है, या खनिज समृद्ध क्षेत्र के रूप में जानी जाती है जिसमें कोयला और चूना पत्थर जैसे खनिज होते हैं। तरीके से अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। यहाँ पर 40 का सी, त्रिपुरा। भारत ने स्थलाकृति के निर्माण के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो यहाँ पर 41 का ए है। 1 2 3। पहला है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्षिणी पठार का एक विस्तारित भाग है। कश्मीर की घाटी के एक सिंक्लेनोरियम में बनी थी, और गंगा का मैदानी इलाका एक और द्वीप में बना था।
इस तरीके से अगला अभिकथन और कारण हिमालय तृतीय काल संबंधित है। इंडीज रॉकीज और एटलस पर्वत पर तृतीय काल के है कारण आर 42 का यहाँ पर ए है। दोनों ए और आर सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है? यहाँ पे 40 का ए सतपुड़ा रेंज। अगला भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करें। तो 44 का डी 1 2 3 तीनों ही दक्कन पठार विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज। अगला हिमालय के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर 45 का डी 3 1 2 4 3 1 2 4। हाँ, तो भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर की ओर बढ़ा जिससे प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया शुरू हुई। भारतीय उपमहाद्वीप यूरेशियाई प्लेट से टकराया। भारतीय उपमहाद्वीप और यूरेशियन प्लेट के बीच टेथिस सागर सिकुड़ने लगा। चल रहे टेक्टोनिक टकराव का हिमालय ऊपर उठने लगा। अगला हिमालय पर्वत की चोटियों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे 46 का ए 4 1 3 2। तो 4 1 3 2। हाँ, तो यहाँ पे धौलागिरी, फिर नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। इस तरीके से अगला निम्नलिखित में से हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो 47 का यहाँ पर ए माउंट एवरेस्ट। विश्व की छत शब्द का प्रयोग मूल रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे वर्णित करने के लिए किया गया था? तो यहाँ पे 48 का सी पामीर नॉर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पठार सही उदाहरण है? तो यहाँ पर है 49 ए भारतीय उपमहाद्वीप का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पश्चिमी घाटों में स्थित है? तो यहाँ पर है 50 का डी सभी ऊटी कोडाई कनाल कुर्ग और सभी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एक रेगिस्तानी क्षेत्र है? यहाँ पर 51 का ए सिंधु क्षेत्र। पूर्वी घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर 52 का सी केवल 3। पूर्वी घाट गोदावरी कृष्णा और महानदी जैसी प्रमुख नदियों का स्रोत है। अगला पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित नीलगिरी पहाड़ियां इस व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो यहाँ पे 53 का डी प्रायद्वीपीय पठार। अगला पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी छोर निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे 54 का बी यानी कि अगस्त्य कुदुम। जब आप हिमालय में यात्रा करते हैं तो आप निम्नलिखित में से क्या देखेंगे? तो यहाँ पे 55 का डी यानी कि 1 2 3 4 चारों ही गहरी घाटियां, ट्यूटर नदी की धाराएं, समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं, ढलान वाले स्थल जो भूस्खलन का कारण बनते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पश्चिमी हिमालयी श्रृंखलाओं का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम दर्शाती है? तो यहाँ पे 56 का बी शिवालिक लेसर हिमालय ग्रेट हिमालय। अगला निम्नलिखित भूमि रूपों पर विचार करें। तो यहाँ पर 57 का ए है 2 1 3 4। तो धौलागिरी श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी और फिर लद्दाख श्रेणी, फिर काराकोरम श्रेणी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है? तो 58 का डी पटकई श्रेणी। अगला निम्नलिखित में पहाड़ी जनजातियों के पश्चिम से पूर्व का सही क्रम पहचाने। यहाँ पे सी है गारो खासी जयंतिया नागा। अगला उत्तर भारत के उप हिमालयन क्षेत्र के समानांतर सपाट मैदानी इलाकों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 60 का डी भाबर। अटल टनल के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो 61 है उसका है डी यानी कि 1 2 3 4 सभी जो है वो कथन सही है। इसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित किया गया है। यह मनाली और लाहौल लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। यह हिमालय की पंजाल रेंज के बाद पार स्थित है। यह भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला विंध्य रेंज की कौन सी विशेषता है? तो यहाँ पे 62 बी यानी कि 2 और 3। यह गंगा और नर्मदा प्रणालियों के बीच एक प्राकृतिक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। यह पूरी तरह से मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला इसी तरह इसी क्रम में 63 निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पहाड़ी क्षेत्रों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर 63 का सी है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ जागड़ी पहाड़ियाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ अन्य मलाई पहाड़ियाँ। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर 64 का सी है 2 और 3। प्रत पाडावू हाइड्रो इलेक्ट्रिक
परियोजना साइलेंट वैली नेशनल पार्क के पास निर्मित होने के लिए प्रस्तावित है। कुंती नदी साइलेंट वैली के वर्षा वनों से उत्पन्न होती है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? तो यहाँ पर 65 का बी, लेक उत्तर प्रदेश, तो पूरी तरह से गलत है। अगला निम्नलिखित में से विकल्पों में कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ी दैरों का सही क्रम दर्शाता है? तो यहाँ पर 66 का सी है, 1 4 2 3, सिप्रीला और फिर लिपुलेख, फिर नाथुला और फिर बावड़ीला। अगला अभिकथन और कारण। सिंध नदी पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और यह अरब सागर में गिरती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सब सिंध नदी की सहायक नदियां हैं जो अरब सागर में गिरने से पहले मिलती हैं। यहाँ पर 67 का ए है, जो दोनों ए और आर सच्चे हैं और इसकी सही व्याख्या है। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। 68 का यहाँ पर है डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण हुआ था। 69 का डी, सेनोजोइक युग। अगला 70, कोटा नागपुर पठार का सबसे घनी आबादी वाला जिला धनबाद क्यों है? तो यहाँ पर 70 का सी है, खनन उद्योगों का विकास और औद्योगिकरण। पश्चिमी घाट को उनकी महत्वपूर्ण जैव विविधता के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पश्चिमी घाट में से सबसे प्रसिद्ध रूप से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पर 71 का बी है, नीलगिरी तहर। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित शहरों पर विचार करें। तो यहाँ पर 72 डी है, 1 4 2 3, एक जंजीरा, सिंधुदुर्ग और फिर कन्नौर, फिर नागरकोइल। अगला पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित तथ्य पर विचार करें। यहाँ पर 73 का डी है, जो 1 2 3 है। यह एक अवरोध पर्वत ब्लॉक माउंटेन है। इसकी पूर्वी ढलान एक धीरे धीरे ढलती हुई पठार है। इसका उत्तरी भाग लावा बेसॉल्ट से ढका हुआ है। अगला 74, ग्रेट निकोबार के भौगोलिक रूप से सबसे निकट कौन है? यहाँ पर 74 का है ए, सुमात्रा। निम्नलिखित तथ्य पर विचार करें। तो 75 का जो है वो ए है, केवल एक। बैरन आइलैंड ज्वालामुखी भारतीय क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नगर पश्चिम से पूर्व की क्रम में स्थित है? यहाँ पे 76 बी है, बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा और नागांव। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में सही क्रम प्रस्तुत करता है? तो 77 सी, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। शीतोष्ण चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे 78 सी, वे पछुआ हवाओं के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कथन नंदा देवी और उसके आसपास के क्षेत्र में के बारे में सही है? तो यहाँ पे 79 ए, एक और दो केवल। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे दूसरी चोटी है। नंदा देवी अभयारण्य जो शिखर के चारों ओर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो यहाँ पे 80 का ए, नंदा देवी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन माउंट एवरेस्ट और इसके भारत के संदर्भ में महत्व के बारे में सही है? सही ही है, सही है। तो यहाँ पे 81 का बी, केवल दो। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगला 82, भारत के पर्वत शिखरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 82 डी, 1 2 3 तीनों ही सही है। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और यह पूर्वी हिमालय में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है और यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। पश्चिमी घाटों में दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर अनामुडी स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भूपर्वतीय के नीचे की ओर खिसकने के कारण बड़ी रिफ्ट वैली जैसी महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक संरचनाओं से जुड़ी है? तो यहाँ पे 83 ए, नर्मदा घाटी। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी उच्च ऊंचाई पर स्थित है और हिमाचल प्रदेश राज्य में एक लोकप्रिय ट्रैकिंग और पर्यटन स्थल के रूप में जानी जाती है? तो यहाँ पर 84 का सी, जो कि पर्वत घाटी है। अगला, शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित दून घाटी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विशेषता के लिए जानी जाती है? तो यहाँ पे 85 का डी, संतरे और नींबू सहित खट्टे फलों की व्यापक खेती। अगला जो है वो 86, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी अपनी समृद्ध जलोढ़ मिट्टी और व्यापक चावल की खेती के लिए जानी जाती है जो देश के सबसे उपजाऊ घाटियों में से एक है? तो यहाँ पर 86 का सी है, गंगा घाटी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी मुख्य रूप से इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टेक्टोनिक गतिविधि से बनी है, जिससे क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूकंपीय गतिविधि का निर्माण होता है? तो यहाँ पर 87 का ए है, कश्मीर घाटी।
भारतीय उपमहाद्वीप हिम रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 88 का ए है। तो एक और दो, जो पहला है, पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में हिम रेखा आमतौर पर कम होती है। पश्चिमी हिमालय में हिम रेखा लगभग 3000 मीटर पर पाई जा सकती है, जबकि पूर्वी हिमालय में यह लगभग 4000 मीटर पर अधिक है। अगला, इसी क्रम में, पर भारतीय उपमहाद्वीप में ग्लेशियरों का अध्ययन कर उनके नदी प्रणालियों पर प्रभाव के कारण एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के पीछे हटने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर 89 का ए है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। अगला, निम्नलिखित में से कोयले के प्रकारों को उनके कार्बन सामग्री के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर 90 का ए है, जो 1, 2, 3, 4, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट। अगला, भारत का क्षेत्रीय जल उसके तट से कितनी दूरी तक फैला हुआ है? तो यहाँ पर 90 का सी है, 12 समुद्री मील। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो 92 का बी, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उप भौतिक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है? तो 93 सी, केंद्रीय उच्च भूमि। अगला 94, तो भाबर मैदानी इलाका मुख्य रूप से किस प्रकार के अवसादों से बना है? तो 94 सी, नदी संबंधी अवसाद। अगला, कौन सी पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है? तो यहाँ पर 95 का ए, यानी काराकोरम। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी लघु हिमालय और शिवालिक पर्वतमाला के बीच स्थित है? तो 96 ए, देहरादून। विकथन ए, हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी अपने धार्मिक और आर्थिक महत्व के कारण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। कारण आर दूरी की दृष्टि से गंगा नदी का मार्ग अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन यह अभी भी भारत के कई राज्यों में कृषि और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। 97 सी, अभिकथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। अभिकथन ए, गोदावरी और महानदी जैसे प्रायद्वीपीय नदियों का मार्ग अपेक्षाकृत विस्तृत और उनके प्रवाह पैटर्न में महत्वपूर्ण मौसमी परिवर्तन नहीं होते। प्रायद्वीपीय नदियां मुख्य रूप से स्थिर क्षेत्रों से होकर बहती हैं, जिनसे साल भर लगातार वर्षा पैटर्न के कारण पानी की मात्रा में कम भिन्नता होती है। तो जो 98 है उसका अ, है डी, यानी कि अभिकथन गलत है लेकिन कारण सत्य है। अभिकथन 99, सिंधु नदी प्रणाली तिब्बत में उत्पन्न होने के बावजूद भारत और पाकिस्तान दोनों की कृषि और जल आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिंधु नदी प्रणाली हालांकि दोनों देश द्वारा पैदा की जाती है, इसमें सहायक नदियों का एक जटिल नेटवर्क है जो इसे उन क्षेत्रों में सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए आवश्यक बनाता है जहाँ से यह बहती है। तो यहाँ पे 99 का ये है, अभिकथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण अभिकथन के लिए सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित तथ्य पर विचार करें जिससे नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चुनें। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां 12 मासी है। हिमालय की नदियों का स्रोत ग्लेशियर में स्थित है। तो यहाँ पे 100 का ए है। ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला, इसी क्रम में 101, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिकथन, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचाई में अधिक सतत है। कारण प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी अनईमुड़ी 2695 मीटर पश्चिम घाट में स्थित है। इसको कोई आंसर नहीं दिया, पर इसकी व्याख्या जो है वो अभिकथन एक पश्चिमी घाट वास्तव में पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचे और सतत अधिक सतत है। कारण आर, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर अनाई मुड़ी पश्चिमी घाट में स्थित है, जो अभिकथन का समर्थन करती है। तो इसका जो व्याख्या है वो इस तरीके से दिया गया है। अगला 102, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। अभिकथन, प्रायद्वीपीय पठार पुराने ऑस्ट्रेलिया आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने और खिसकने से हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो बी है। दोनों ए और आर सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला, दक्षिण दक्षिण भारत में पर्वत श्रृंखलाओं के विकास से निम्नलिखित अनुक्रमों पर विचार करें। तो यहाँ पर जो 103 है उसका ए है, यानी 1, 3, 4, 2, है ना। तो पहला है सतपुरा श्रेणी का निर्माण, फिर दक्कन पठार का उत्थान, फिर नीलगिरी पहाड़ियों का निर्माण, फिर पश्चिमी घाट का निर्माण। अगला, दक्षिण भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं और उनके निर्माण काल पर विचार करें। तो यहाँ पर 104 का जो ए है वो है 2, 1, 4, 3। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ, फिर अलाई मलाई पहाड़ियाँ और फिर पश्चिमी घाट। अगला, निम्नलिखित में से शिखरों की ऊंचाई में को सबसे ऊंची से सबसे कम ऊंचाई तक सही क्रम में कौन सा है? तो यहाँ पर 105 का ए, 1, 2, 3, 3, 4। तो माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी।
उच्चतम चोटियों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो नेपाल में स्थित है। माउंट केटू लद्दाख में काराकोरम रेंज में स्थित है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और सिक्किम और नेपाल में स्थित है। तो यहाँ पर जो 106 है उसका बी, यानी कि और एक और तीन जो है वो सही है। अगला 107, निम्नलिखित में से कौन सा घाटी गंगोत्री के पास स्थित है और भागीरथी नदी से संबंधित है। तो यहाँ पर 107 का जो है वो सी है, भागीरथी। नीलांग नीलांग घाटी, जिसे 1962 के भारत तीन युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था, किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर 108 का ये उत्तराखंड। निम्नलिखित दर्रा का उसके सही स्थानों या विशेषताओं के मिलान कर दर्रा और स्थान विशेषताएं। तो यहाँ पर हम 109 का जो है वो व्याख्या के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे ए के साथ संरेखित कर रहा है। तो वन का एफ, यानी कि काराकोरम दर्रा, तो उत्तराखंड में स्थित है, जो भारत का तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है। अगला 2C, यानी कि बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर के बीच मार्ग प्रदान करता है। नाथुला दर्रा, यानी कि तीसरे का बी, तो सिक्किम में स्थित पूर्वी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। अगला चौथे का डी, यानी कि पाल घाट दर्रा, तो केरल में स्थित है, कोच्चि और चेन्नई को जोड़ता है। फिर पांचवे का ई, यानी कि बोमडीला दर्रा, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग जिले को तिब्बत से जोड़ता है। फिर छठे का ए, तिपकिला दर्रा, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित भारत को तिब्बत से जोड़ता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत में वर्णित पर्वतों की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो 110 का हम देखेंगे यहाँ पर सी, सब अरावली पर्वतमाला। कौन सा पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और अपनी ज्वालामुखी की उत्पत्ति के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर 111 का सी, दक्कन का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा पठार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अपने विशाल विस्तार के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर 112 का बी, यानी कि दंडकारण्य पठार। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर 113 का सी, जबलपुर। अगला मिलान करना है, जिसमें राज्य है और फिर नदियां हैं। तो यहाँ पर जो 114 है उसका पी है, यानी कि A1 और B2 और C3, चेन्नई चेन्नई D4। तो हैदराबाद, कृष्णा, अहमदाबाद, साबरमती, विजयवाड़ा, गोदावरी, चेन्नई, कावेरी। इस हिसाब से 114 का बी जो है वो सही है। यहाँ पर आंसर जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस, सही झरना और उनकी नदियों का मिलान करें। तो 115 का यहाँ पर ए है, A1 B2 C3 D4, यानी कि सब मिला हुआ है। तो कुंचिकल जलप्रपात, कावेरी, भीमपुरी जलप्रपात, कृष्णा, होगनकल जलप्रपात, नर्मदा, मेघालय जलप्रपात, उमबिला। तो कैली में आयोजित CBD COP 16 का विशेष फोकस क्या था। तो यहाँ पर 116 जो है उसका सी है, आर्द्रभूमि और जैव विविधता संरक्षण व जलवायु अनुकूल में उनकी भूमिका। मारबर्ग वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये 117 बी है, मारबर्ग वायरस का प्राथमिक प्राकृतिक वाहक रोसे रो, रोसेट्स एजिप्टियाकस फल खाने वाली चमगादड़ की एक प्रजाति है। 118, कृषि विज्ञान केंद्रों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो ये तो है 118 का बी, यानी कि 2 3 और 4। तो के बी के एस का को केंद्रीय सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित किया जाता है। के एस राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का एक भिन्न हिस्सा है। केवीकेएस का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी संवर्धन प्रदान करना और अनुसंधान प्रणाली को किसानों से जोड़ना है। अगला, गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो 119 जो है उसका जो है वो बी है, यानी 1 3 और 4। तो गंगा नदी डॉल्फिन भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। अगला, बछड़ों का जन्म के समय त्वचा का रंग ग्रे ब्राउन होता है, जबकि वयस्कों की त्वचा चॉकलेट ब्राउन होती है। 4, गंगा नदी डॉल्फिन शिकार और नेविगेशन के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पद्धति का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ 101 बी का 20 का बी है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। अगला 121,
निम्नलिखित में से कौन सा योगदान पीटर हिग्स को भौतिक के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध बनाता है? तो यहाँ पर बी हिग्स क्षेत्र और हिग्स बोसॉन का प्रस्ताव। विशाल शिकारी सांप वासुकी इंडिकस कहाँ पाया जाता था? तो यहाँ पर 122 का बी गुजरात। 123 तो कथन भारत को 50वीं ग्रुप ऑफ 7 G7 शिखर सम्मेलन में एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। 50वीं G7 शिखर सम्मेलन पुलिया इटली में आयोजित किया गया था। यहाँ पर 123 का ए है, दोनों कथन सही है। अगला 124 लक्ष्य परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर 124 का सी जो है वो ये कह रहा है कि 1 और 3 ही केवल सही है, तो इसको देख लेते हैं। तो दक्ष जो परियोजना है का नेतृत्व आईआईटी बॉम्बे द्वारा पीआरएल डीटीआईएफआर और आरआरआई के सहयोग से किया जा रहा है। इस परियोजना दक्ष परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण तरंग स्रोतों के उच्च ऊर्जा समकक्षों का पता लगाना है। अगला नासा के फ्री फायर मिशन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो 125 का यहाँ पर ए है, 1 और 2 केवल है। तो फ्री फायर मिशन में 2 छोटे क्यूब सेट का प्रक्षेपण शामिल है और इसका उद्देश्य आर्कटिक और अंटार्कटिक द्वारा अंतरिक्ष में उत्सर्जित गर्मी और ग्रह की जलवायु पर इसके प्रभाव को मापन है। अगला 126 नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो यहाँ 126 का बी है, 1 और 3 आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है जिससे जिससे सौर संयंत्र और उन्नत जल जल सुविधाएं हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अगला 122 आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो यहाँ पर 127 का ए, 1 और 2 तो आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को राष्ट्रीय विपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय विपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सशक्त करेगा। विधेयक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति को वैज्ञानिक दर्जा प्रदान करेगा। अगला एंटी मैटर के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो यहाँ पे 128 का ए है, 1 2 3 हाल ही में खोजा गया सबसे भारी एंटी मैटर नाभिक एंटी हाइपर हाइड्रोजन 4 कहलाता है जिसमें एक एंटी प्रोटॉन, 2 एंटी न्यूट्रॉन और एक एंटी हाइपरॉन होता है। एंटी मैटर कणों का द्रव्यमान उनके पदार्थों समकक्षों के समान होता है लेकिन उनके विद्युत आवेश विपरीत होते हैं। पॉजिट्रॉन एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन एंटी मैटर कण हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समकक्ष होते हैं। ऑपरेशन चक्र 3 के समन्वय में केंद्रीय जांच ब्यूरो के साथ सही कौन सा संगठन शामिल था? तो यहाँ पर 129 का बी यानी कि संघीय जांच ब्यूरो। भारत की दूसरी अरिहंत श्रेणी की परमाणु संचालित पनडुब्बी INS हरिघाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यहाँ पे 130 का सी या उन्नत प्रौद्योगिकी खोज ATV परियोजना का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन मिशन मौसम की प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ 131 का ए मौसम अवलोकन के लिए रडार उपग्रहों और AI/ML आधारित मॉडलों की विस्तृत नेटवर्क की स्थापना है। निम्नलिखित में से कौन कथन एक्सरसाइज AIKYA के बारे में सही है? तो यहाँ 132 का भी एक्सरसाइज AIKYA का मुख्य उद्देश्य आपदा तैयारियों में सुधार करना और भागीदारों के बीच सहयोग बढ़ाना है। इसी तरीके से अगला 133 नंबर सवाल जो है फरवरी 2024 में उड़ीसा में निम्नलिखित में से किस कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर 133 का ए संबलपुर PME ड्राइव पहल हाल ही में समाचारों में देखी गई। इसका उद्देश्य तो 134 का सी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी अभियान। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन 2023 में भारत सरकार द्वारा इसराइल और फिलिस्तीन में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया था? तो यहाँ 135 का बी ऑपरेशन अजय। अगला मालाबार अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ 136 का ए केवल 1 और 2 मालाबार अभ्यास भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास से भाग लेने वाले देशों के बीच अंतर संचालनीयता और सहयोग में सुधार के लिए एक अभ्यास दिवस आयोजित किया जाता है। अगला लक्षद्वीप के में पहला निजी बैंक प्रमुख बैंक शाखा कौन सा है? तो यहाँ पर 137 का बी HDFC बैंक। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कौन सी पहल भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को अनुवाद और शैक्षिक लेखन के माध्यम से बढ़ाने का उद्देश्य रखती है? तो यहाँ पे 138 का बी ASMIT अध्ययन सामग्री की भारतीय भाषाओं में अनुवाद और शैक्षिक लेखन के माध्यम से बढ़ाना। सीबी के लिए सेवा चैट बॉक्स का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे 139 का सी निवेशकों की पूछताछ में सहायता करना और वास्तविक समय में सहायता प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
का प्राथमिक उद्देश्य है। तो यहाँ पे 140 का ए है, फसल हानि या क्षति या पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता। अगला 141 प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ बी, खनन प्रभावित क्षेत्रों में समुदायों की सामाजिक आर्थिक भलाई में सुधार करना। अगला 141 के बाद 142 प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है? तो यहाँ पर 142 का बी, आवास, स्वास्थ्य, देखभाल और शिक्षा रोजगार। कृषि अवसंरचना निधि को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? यहाँ 143 का बी, नाबार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्राथमिक उद्देश्य है? यहाँ 144 का ए, केवल एक किसानों विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना PMKY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 145 का ए, यानी कि 1 और 4। 1 और 4, तो यहाँ पर एक जो है वो ये है कि इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के लिए बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। अगला, इस योजना का फंड मैनेजर जीवन बीमा निगम है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 146 का सी है, 1, 3, 4। तो KCC योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि जरूरतों के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करना है। KCC के तहत अधिकतम ऋण सीमा रुपए फसल ऋण के लिए 5 लाख रुपए है। इसका उपयोग बीज, उर्वरक और कीटनाशकों सहित कृषि इनपुट खरीदने के लिए किया जा सकता है। 147 COP 29 बाकू में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है? यहाँ 147 का डी, यानी कि 1, 2, 3, 4। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस का उद्देश्य 2035 तक वार्षिक जलवायु वित्त को USD 300 बिलियन तक बढ़ाना है और USD 1.3 ट्रिलियन वार्षिक रूप से जुटाने का प्रयास करना है। COP 29 ने पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 के नियमों को अंतिम रूप दिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों और कार्बन क्रेडिट्स के व्यापार में संबंधित है। बाकू डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य बाइनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स की समय पर डिलीवरी समर्थन देना है। मतलब चौथा, बाकू वर्क प्लान को अपनाया गया था, जो 3 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है: ज्ञान का आदान प्रदान, जुड़ाव की क्षमता निर्माण और जलवायु नीतियों में विविध विविध ज्ञान प्रणालियों को शामिल करना। अगला 148 निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नमन को सर्वोत्तम तरीके से वर्णित करता है? तो यहाँ पे 148 का टी है, एक परियोजना जो भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजनाओं में सुधार करने के लिए है। अगला 149, निम्नलिखित योजनाओं को उनकी लॉन्च तिथियों के क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे 149 सी है, तो 1, 2, 3, 4। तो SATAT योजना किफायती परिवहन परिवहन की दिशा में सतत विकल्प, मिशन सागर, निर्विक योजना, निर्यात ऋण विकास योजना, स्वामित्व योजना, गांवों और सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण। अगला, भारत राज्य वन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यहाँ पर बी है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इस तरीके से हमारा ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुआ यूपीपी से 2025 के लिए। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब और विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम।